साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और जैसा जिस तरह के परिणाम का उम्मीद लोग कर रहे थे, जिस तरह का देशवासी परिणाम की उम्मीद लगाए बैठे थे, कुछ वैसा ही, लगभग वैसा ही एग्जिट पोल में परिणाम परिलक्षित हुआ। जितने तरह के एग्जिट पोल हुए, सब में लगभग लगभग एक ही तरह का ट्रेंड दिखाया गया कि आएंगे तो मोदी ही, ये तो सर्वविदित था। पर कितने बहुमत से आएंगे, देखने वाली बात सिर्फ इतनी ही थी। तो सारे सर्वे ने ये दिखा दिया कि एनडीए प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सत्ता संभालने जा रही है और मोदी जी प्रचंड बहुमत के रथ पे सवार होकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। मतलब हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके पहले नेहरू जी ने 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिर ये रिकॉर्ड कैसे हुआ? तो मित्र, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब नेहरू जी अपने दम पे प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गांधी जी के थोपे हुए कैंडिडेट थे। गांधी जी ने उन्हें थोपा था भारत के ऊपर में। फिलहाल वो प्रधानमंत्री, बहरहाल वो प्रधानमंत्री तो बन गए, पर पहले टर्म के बाद दूसरे टर्म में उनका समर्थन घटा और तीसरे टर्म में और भी घट गया था। मतलब उनकी लोकप्रियता क्रमशः गिरती जा रही थी। पहले टर्म में जो लोकप्रियता थी उससे कम दूसरे टर्म में हुई और तीसरे टर्म में उससे कम हो गई। यहीं पर मोदी जी बाजी मार ले जाते हैं और रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं कि मोदी जी सेल्फ मेड मैन है। इनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, कोई राजनीतिक, किसी राजनीतिक घराने से ये नहीं आ रहे थे। इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जज्बे के दम पर प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। और खूबी की बात ये देखो कि सबसे बड़ी बात है कि पहले टर्म में जो सफलता इन्हें मिली 2014 में, 2019 में उससे बड़ी सफलता इन्होंने हासिल की। मतलब इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। और 10 साल के बाद 2024 में जब सब जगह एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है कि एक रूलिंग पार्टी अगर 10 साल सत्ता संभाल ले तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। पर यहाँ उल्टा हो गया, मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ गई। जब वो 2014 में 283 सीट लाए थे, तो 2019 में 303 सीट लाए हैं। और इस बार कम से कम बीजेपी का अपना सीट 325 से कम नहीं होगा, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं और जैसा कि उम्मीद है सारे लोगों को। अब पूरी दुनिया में इस बात के चर्चे हैं। हिंदुस्तान का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के चर्चे पूरी दुनिया में हुई। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि इतना बड़ा देश में इतना बड़ा लोकतंत्र का चुनाव और इस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी। तो कई देश तो अब हिंदुस्तान से संपर्क करने में लगे हुए हैं। ये टेक्निक आप हमें भी दीजिए, हमें भी हमारे कर्मचारियों को भी ट्रेंड कीजिए, हमारे देशवासियों को, तो हम भी इसी तरह से चुनाव कराएंगे। लेकिन मित्र, ये जो परिणाम आया एग्जिट पोल का, ये विपक्ष को हजम नहीं हुआ। अब विपक्ष जो है बाल हट पे उतर आया है। हम नहीं मानेंगे, हम इस परिणाम को नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना एक एग्जिट पोल करा लिया। करा क्या लिया? जो अपने मन से एक फिगर बना लिया कि हम 295 सीट जीत रहे हैं। अगर इससे कम आया, ये नहीं आया, तो हम इस चुनाव को मानेंगे नहीं। ये बचपना नहीं तो और क्या है? अरे राहुल गांधी तो बचपना के लिए मशहूर ही है। और राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल को नकारते हुए कह दिया, ये मोदी मीडिया पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है। मतलब हम इसको कतई मानने वाले नहीं हैं। अब बात यहाँ पर है कि मित्रों, राहुल गांधी
तो ना तो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, खुद तो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है नहीं, और अपने उनके कांग्रेस में जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है उसकी बातों को सुनते नहीं है। वो प्रोफेशनल लोगों को हायर करके लाते हैं, और प्रोफेशनल लोग कभी फील्ड में चुनाव लड़े नहीं, चुनाव का कोई उन्हें अनुभव ही नहीं है। अब जयराम रमेश उनके मुख्य गुरु मान लीजिए, जो हर बात पे उन्हें सजेशन देते हैं और कुछ इस तरह से समझाते हैं कि माइक से आवाज़ सारी दुनिया सुन ले कि जयराम रमेश उन्हें समझा रहे हैं। तो जयराम रमेश आज तक खुद एक चुनाव नहीं जीते हैं, तो क्या ये समझाएँगे? चुनावी राजनीति से इन लोगों का दूर-दूर का रिश्ता नहीं है। ये सब सिर्फ़ पैसा लेते हैं। जितने भी प्रोफ़ेशनल को हायर किया राहुल गांधी ने, सब सिर्फ़ पैसे बनाए और राहुल गांधी को आश्वासन देते रहे। यहाँ तक आश्वासन दे दिया कि अरे भई इस बार तो कांग्रेस को कम से कम 230 सीट आएगी, आएगी ही आएगी। और अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, चूँकि राहुल गांधी नासमझ हो सकते हैं, ये प्रोफ़ेशनल ठग जो थे उनके साथ में, ये लोग नासमझ नहीं है। इन्हें वस्तुस्थिति की अच्छी तरह ज्ञान है कि क्या चल रहा है देश में और क्या होने वाला है, पर इन्हें तो पैसे चाहिए, अपना पेमेंट चाहिए। तो इन लोगों ने राहुल गांधी को समझा दिया कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, मोदी जा रहे हैं, मोदी का प्रधानमंत्री बनने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरा देश ही नाराज है। मजदूर नाराज, किसान नाराज, सैनिक नाराज, युवा नाराज, व्यापारी नाराज, महिला नाराज, जब पूरी जनता ही नाराज है मोदी से। और मोदी के खिलाफ एक अंडर करंट चल रहा है। राहुल जी, आप जीत रहे हैं और आपका प्रधानमंत्री बनने का अवसर आ गया है। अब ये अवसर जो है इसे हाथ से निकलने नहीं देना है। लेकिन जो सॉरी, अगर ये सीटें नहीं आती है तो इसका मतलब कि बीजेपी, मोदी जी बेईमानी करवा देंगे। अब राहुल गांधी तो ठहरे राहुल बाबा, उन्हें राहुल बाबा आज तक इसीलिए कहा जाता है, 56 साल के हो गए, पर राहुल बाबा उनको इसलिए कहा जाता है कि दिमाग उनका आज भी बच्चे का ही है और सोच भी बचपना वाली है। तभी तो पूरे रैलियों में खटाखट 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 फटाफट फटाफट सटासट, ये क्या नॉन सीरियस राजनीति कर रहे थे। ये सारी दुनिया उनकी इस जोकड़ई पर हंस रही थी। वो एक बढ़िया कॉमेडियन तो हो सकते हैं पर बढ़िया नेता नहीं हो सकते। अब ये विपक्ष ने अपना एक एग्जिट पोल रख दिया और इस जिद पर अड़ गए कि यही सही है, इसी को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो हम इस रिजल्ट को नहीं मानेंगे और मोदी जी को हम कतई प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर लोगे भैया? एक खतरनाक साजिश की बू आ रही है इन लोगों के बीच, इन लोगों के अंदर से जो छन-छन कर साजिश आ रही है, और उसी साजिश का एक कड़ी है ये जो 295 सीट्स इन्होंने दिखाया है, कि इस उसी साजिश की एक कड़ी है। ये 4 तारीख के बाद बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने का प्लान बना रखा है इन लोगों ने, चूँकि ये लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि अब इनके हाथ में कुछ रह नहीं गया। भविष्य पूरी तरह इनका अंधकारमय हो चुका है और इन्हें ये अच्छी तरह पता है कि तीसरे टर्म में मोदी आते के साथ इन लोगों की आज़ादी छीनेंगे, इन्हें जेल के अंदर ठूस देंगे, कड़े से कड़े फैसला लेंगे और इनकी अब कोई सुनवाई नहीं होगी। और मोदी ने इसका संकेत दे भी दिया है कि तीसरे टर्म में बहुत कड़े फैसले लिए जाएंगे। और कड़े फैसले में जब ये मोदी कहते हैं कि कड़े फैसले लेंगे थर्ड टर्म में, तो इससे चीन और पाकिस्तान की भी हवा टाइट हो जाती है। पाकिस्तान की तो ऐसी हवा टाइट हुई एग्जिट पोल देख करके और मोदी का वापसी देख करके, जिस गाजे बाजे के साथ मोदी वापस आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान की ऐसी हवा टाइट हुई कि पीओके को उसने सरेंडर कर दिया। कोर्ट में उसने, इस्लामाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसने स्पष्ट कह दिया, सरकारी वकील ने, कि भैया जो पीओके है वो हमारा अपना नहीं है, वो विदेशी सरजमी है। तो इसका मतलब वो सीधे सीधे सरेंडर कर दिए। उन्हें पता है कि मोदी तो छीन ही लेंगे, तो उसके पहले हम ही सरेंडर कर दें। लेकिन नासमझ विपक्ष भारत का ये राड़ मचाने पर अड़ा हुआ है, खतरनाक साजिशों का जाल बुन रहा है, क्योंकि इनके सामने अब कोई चारा बचा नहीं है कि आगे कुआं पीछे खाई जाए तो जाए कहाँ मेरे भाई। तो अब इन लोगों ने खतरनाक खेल शुरू कर दिया है
जिसका अंजाम भी बहुत खतरनाक होगा और इन लोगों के लिए ही खतरनाक होगा। 4 तारीख के रिजल्ट के बाद ये लोग नंगा नाच करेंगे और उस नंगा नाच में ये लोग आंदोलन, तोड़-फोड़ सब कुछ कर सकते हैं। पूरे देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है देश और लोकतंत्र के लिए। पर मित्रों, एक बात इन्हें समझ लेना चाहिए, समझते तो बहुत देर से हैं। एक बात इनको समझ लेना चाहिए कि दिल्ली की सत्ता पर जो बैठा हुआ है मोदी और अमित शाह, वो फिर इनकी दवा, इनका इलाज इतने अच्छे से करेगा, इतने ढंग से करेगा कि इन लोगों की 7 पुश्तें याद रखेगी। तो साथियों, देखिए 4 तारीख के बाद क्या होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।